अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और अगर आप पहली मरतबा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। दो तीन इश्यूज हैं और तीनों के तीनों रिलेटेड हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के हवाले से या गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ। और एक इशू तो ये है कि आपको अपना जो रेजिडेंट वीज़ा या रेजिडेंट कार्ड है, जिसे अमीराती कार्ड भी कहते हैं, वो आपका अगर 31 दिसंबर 2020 तक यानी ऑटोमेटिकली वो वैलिड तस्वर किया जाएगा या उसमें एक्सटेंशन दे दी गई है, तो ये क्यों ज़रूरी है कि आप उसे उसके बावजूद जल्द अज जल्द उसकी तजदीद करवा दें या उसको रिन्यू करवा लें। तो इस हवाले से बहुत से जो कंसल्टेंट्स हैं, माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क में मौजूद हैं और यूएई में वापस आना चाहते हैं तो जाहिर है इस वक्त तो आपको एंट्री परमिट दरकार है, लेकिन अगर आप अपनी पहली फुर्सत में इस कार्ड को रिन्यू करवा लेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। यानी फ़ायदा मंद इसलिए कि जाहिर है जो लोग यूएई में कोई सिम खरीदते हैं उसके लिए उनको कार्ड चाहिए होता है। बाज़ जगहों पे एक आईडी के हवाले से भी आपको कार्ड चाहिए होता है। यानी एयरपोर्ट्स में दाखिले और बाहर निकलने, किसी होटल में जाकर अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो एक किस्म का आपका आईडी कार्ड होगा। लेकिन साथ ही साथ में ये भी बताया गया है कि अगर इसको आप यानी ये सिस्टम में इसको अपग्रेड कर दिया गया है कि अगर ये कार्ड आप रिन्यू ना भी करवाएं तो कोई बात नहीं, 31 दिसंबर तक ये वैलिड होगा और सिस्टम इसको रिकग्नाइज कर लेंगे। अब समझ में नहीं आता कि एक तरफ इसकी रिन्यूअल की बात होती है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि ना भी करवाएं तो कोई हर्ज नहीं है। जो सबसे अहम इस वक्त मसला दरपेश है यूएई या दुबई की अथॉरिटीज़ का, वो ये है कि इन्होंने यूएई के हुकाम ने 2 लाख यूएई के जो रेजिडेंट्स हैं उनको वापस लाने का बंदोबस्त या ऐलान तो कर दिया है। लेकिन अब जब ये 2 लाख अफराद यूएई के जो एयरपोर्ट्स हैं, अबू धाबी है, दुबई है, शारजा है, या जो भी एयरपोर्ट्स इस्तेमाल किए जाएंगे, जब ये बड़ी तादाद में लोग यानी 2 लाख ठीक ठाक तादाद होती है और अगर ये 2 महीने में भी ये लोग आते हैं तो इनको किस तरह केटर किया जाएगा। सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त दरपेश है वो यूएई हुकाम को, वो है इनको क्वारंटीन में रखना। पहले तो ये मुफ्त ये सहूलत मुयसर की जाती थी या मुहैया की जाती थी, लेकिन अब जो क्वारंटीन की जो सूरत हाल है उसमें जो शख्स 14 दिन के लिए जिसको क्वारंटीन में रखा जाएगा उस शख्स को अपनी जेब से पैसे अदा करने पड़ेंगे अगर वो होटल की ऑप्शन अडॉप्ट करता है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपके पास कुशादा घर है जिसमें कमरे ज़्यादा हैं तो आप अपने घर में भी अपने आप को क्वारंटीन कर सकते हैं। उसके लिए भी और होटल के लिए भी आपको कोविड-19 की जो एक ऐप है वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और उस पर हर वक्त आप को ट्रेस किया जा सकेगा कि इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, आपका बुखार कितना है, आपका ऑक्सीजन लेवल वगैरह वगैरह कितना है। लेकिन ये मैं फिर वाज़ेह कर दूं कि अगर आप होटल में क़याम करेंगे क्वारंटीन के लिए तो आपको इसके चार्जेस अपनी जेब से अदा करना पड़ेंगे। इनके चार्जेस का ऐलान नहीं किया गया, अलबत्ता ये बताया गया है कि आप दुबई टूरिज्म की वेबसाइट पे जाएं, उन तमाम होटलों की फहरिस्तें भी उस पर दस्तयाब हैं और उन होटलों के पर नाइट चार्जेस और खाने पीने के जो उनके जो चार्जेस हैं वो भी इस पर दस्तयाब है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं गुज़श्ता रोज़ कतर एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या आप ये कह लें कि उनके सरबराह का इंटरव्यू देख रहा था जिनका नाम है अकबर अल बकर। ये काफ़ी तफसीली इंटरव्यू जो अल जज़ीरा चैनल पे मैं देख रहा था, उसमें जब वो इंटरव्यू करने वाली खातून ने उनसे सवाल किया कि आप क्या समझते हैं कि जो कतर की एयरलाइन है, जो खलीजी ममालिक की जो एयरलाइन है, वो कितने अरसे बाद उन नॉर्मल फ़्लाइट्स को चलाने के पोजीशन में आ जाएंगे जो कि दिसंबर 2019 में या नवंबर 2019 में। तो उसमें उन्होंने कहा कि इस बात में
2 से 3 साल भी लग जाते हैं और बहुत सी एयरलाइंस के बंद होने का भी अंदेशा है। जो सबसे अहम बात उन्होंने की कि कतर एयरवेज अपने तौर पर तो भरपूर कोशिश कर रही है कि अगर उस पर कोई माली बोझ बढ़ता है तो उसका बोझ अपने जो मुसाफिर हैं या जो अपने कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं उन पर कम से कम किया जाए। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि आलमी जितने भी इदारे हैं उनकी कंडीशंस को भी मलहूज़ खातर रखना है। उन्होंने इस बात का एक ही जवाब दिया कि आपको मैं इस बात की यकीन दहानी करवा सकता हूं कि मुस्तकबिल में जो फ़िज़ाई सफ़र है वो महंगा हो जाएगा। यानी अगर आप सीटें कम करेंगे तो उसका बोझ भी मुसाफिर पर या पैसेंजर पर पड़ेगा, और अगर आप जहाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुहैया करेंगे जिस तरह डिसइंफेक्शन और ये स्टेरलाइजर और जो ग्लव्स और मास्क और ये सारी चीज़ें, ये जब अगर प्लेन में मुहैया किए जाएंगे तो जाहिर है इसके चार्जेस भी तो मुसाफिरों से ही वसूल किए जाएंगे। तो एक अहम चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है, मेरा तज्ज़िया ये है कि शायद अब यूएई में जो टूरिस्ट या विजिटर वीज़े के लोगों के लिए जो फ्लाइट्स हैं उनका आगाज़ सितंबर में किया जाएगा, क्योंकि सितंबर तक अगर ये क्वारंटीन की शर्त रखी जाती है तो जो लोग भी यूएई में क्वारंटीन की 14 दिन गुजारेंगे तो उनको यूएई जाने का फ़ायदा क्या होगा अगर वो 14 दिन पाबंद हो जाएंगे किसी होटल में या किसी अपार्टमेंट में। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस साल सितंबर या अक्टूबर के महीने में शायद यूएई में टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा खोलने का ऐलान कर दिया जाए, और ये भी मुमकिन है कि कोई ऐसा टेस्ट उस वक्त तक मार्केट में आ जाए, दरियाफ्त हो जाए, जिसके नतीजे में आप 12 घंटे या कुछ घंटों में आप उस शख्स को बता सकते हैं कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं, और अगर वायरस है तो वो क्वारंटीन में रहेगा और अगर वायरस नहीं है तो होटल में जाएगा। लेकिन अभी तक यह तमाम मामला के हवाले से यूएई की गवर्नमेंट भी कंफ्यूज है। उसकी वजह यह है कि जब तक पूरी दुनिया में यकसा कानून लागू नहीं हो जाता, मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो अपने तौर पर अपने अपने कवानीन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और मेरा ख्याल है यही इसका बेहतरीन हल भी है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।